बच्चों, आज का हमारा पाठ है नेताजी का चश्मा और इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। आज हम इस वीडियो में आपको पाठ का सारांश बताएंगे और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों, आप ध्यान दें, नेताजी का चश्मा जो कहानी है, इस कहानी में क्या कुछ कहा गया है, ये सब हम आपको यहाँ पर सारांश के रूप में बता रहे हैं। आप चाहें इसे अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं और इसे अच्छे से याद भी कर सकते हैं। यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है। इस कस्बे की नगर पालिका के किसी उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। यह कहानी इसी मूर्ति के इर्द गिर्द घूमती है। इसके बाद इस मूर्ति को बनाने का कार्य कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंपा गया होगा, जिन्होंने 1 महीने में मूर्ति बनवाने का विश्वास दिलाया। आगे यहाँ पर कहा गया है कि नेताजी की मूर्ति 2 फुट की थी और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे और कुछ मासूम से मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा याद आने लगता था। तो बच्चों, ये क्या थे? नेताजी के नारे थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद आइए, उस मूर्ति में बस एक चीज़ की कमी थी, वह थी नेताजी की आंखों का चश्मा। मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। हालदार साहब कंपनी के काम से इसी कस्बे से गुजरते थे। जब हालदार साहब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने देखा कि मूर्ति पत्थर की थी, लेकिन उस पर चश्मा असली था। हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों की देशभक्ति की भावना का यह प्रयास अच्छा लगा। देशभक्ति तो आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। हालदार साहब जब भी इस कस्बे से गुजरते, चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते, उन्हें हर बार मूर्ति का चश्मा बदला हुआ मिलता। कभी गोल फ्रेम वाला, तो कभी मोटे फ्रेम वाला, तो कभी चौकोर चश्मा। जब हालदार साहब से नहीं रहा गया तो उन्होंने पान वाले से चश्मे के बदलने का कारण पूछ ही लिया। पान वाले ने हंसते हुए कहा कि कैप्टन, चश्मे वाला चश्मा चेंज कर देता है। हालदार साहब को समझ में आ गया कि एक कैप्टन नाम का चश्मे वाला है, जिसे बगैर चश्मे के नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लगती। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में रखे हुए गिने चुने फ्रेमों में से कोई एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन जब कोई खरीदार आता है और उससे वैसे ही फ्रेम की मांग करता है, तो वह मूर्ति पर लगा फ्रेम खरीदार को दे देता है और नेताजी से माफ़ी मांगते हुए उन्हें दूसरा फ्रेम पहना देता है। आगे हालदार साहब को यह सब बड़ा अजीब लग रहा था। एक दिन उन्होंने पान वाली से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था? पान वाले ने व्यंग में हंसकर कहा, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, वो देखो आ रहा है। हालदार साहब को पान वाले 2 बार एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देखा एक बूढ़ा मरियल सा व्यक्ति लंगड़ा कर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूक जी और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए एक गली से निकल रहा था और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। यही था कैप्टन चश्मे वाला जो फेरी लगाता था। हालदार साहब 2 साल तक अपने काम के सिलसिले में इसी कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। एक बार हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। पान वाले से पूछा तो पता चला कि कैप्टन मर गया है। हालदार साहब बहुत दुखी हो गए और सोचने लगे, उस पीढ़ी का क्या होगा जो अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने का मौका ढूंढती है। तो बच्चों, इसके बाद 15 दिन के बाद हवलदार साहब दोबारा उसी कस्बे से गुजरे। सोचा कि मूर्ति के पास नहीं रुकेंगे और पान भी आगे ही खा लेंगे, पर आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। गाड़ी से उतरकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ आगे बढ़े और उसके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए।
उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे से बना हुआ चश्मा लगा हुआ था, जिसे शायद बच्चों ने बनाकर मूर्ति को पहना दिया था। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पर सारांश। आप देखें कि इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताया कि सब नागरिकों में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अपने देश और समाज के लिए कुछ न कुछ कर सकता है। कैप्टन एक साधारण और सामान्य आदमी था, परंतु उसमें भी अपने देश के प्रति प्रेम था। वह अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार अपनी इस देशभक्ति को व्यक्त करता था। तो बच्चों, ये था यहाँ पर नेताजी का चश्मा पाठ का सारांश। जो चलिए इसके बाद जान लेते हैं नेताजी का चश्मा पाठ के प्रश्न उत्तर। तो आइए जान लेते हैं पहला प्रश्न आपका। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो आपका उत्तर होगा, चश्मे वाला कभी सेना में नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर मूर्तिकार की गलती को छिपाता था, ताकि नेताजी के सम्मान में कोई कमी ना हो। उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। इसके बाद आइए जानते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर। तो प्रश्न क्या है आपका? हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो आपका उत्तर होगा, हवलदार साहब इसलिए मायूस हो गए कि कैप्टन अब मर चुका है और उसके समान कोई देश प्रेमी नहीं था, जिसकी नेताजी जैसे देशभक्त के लिए सम्मान की भावना हो। उसके मर जाने के बाद अब कौन इस जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा? इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए, तीसरा प्रश्न यहाँ पर। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो आपका उत्तर होगा, मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आज देश की आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। भले ही उनके पास साधन न हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बना वह सरकंडे का चश्मा भावनात्मक दृष्टि से मूल्यवान है। अतः उम्मीद है कि बच्चे गरीबी और साधनों के बिना भी देश के लिए कार्य करते रहेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो आप क्या लिखेंगे उत्तर? उत्तर होगा, उचित साधन न होते हुए भी किसी बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहनाया। यह बात उनके मन में आशा जगाती है कि आज भी देश में देशभक्त जीवित हैं। भले ही बड़े लोगों के मन में देशभक्ति का अभाव हो, परंतु वही देशभक्ति सरकंडे के चश्मे के माध्यम से एक बच्चे के मन में देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए। और अगला प्रश्न है आपके लिए, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो आपको इसका उत्तर क्या लिखना होगा? उत्तर होगा, देशभक्तों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व देश को समर्पित कर दिया। आज हम स्वतंत्र देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं, या उन्हीं देशभक्तों के कारण संभव हो पाया है। उन्हीं के कारण हम आज़ाद हुए हैं। परंतु यदि किसी के मन में ऐसे देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना नहीं है, वे उनकी देशभक्ति पर हंसते हैं, तो यह बड़े ही दुख की बात है। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वे केवल स्वार्थी होते हैं। लेखक ने ऐसे लोगों पर अपना गुस्सा व्यक्त किया है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आइए जानते हैं यहाँ पर चौथे प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न क्या है आपका? पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर होगा, पान वाला मस्त मौला व्यक्ति था। सड़क के चौराहे के किनारे उसकी पान की दुकान है। वह काला तथा मोटा है। उसकी तोंद भी निकली हुई है। तोंद जानते हैं ना आप, पेट जब बड़ा हो जाता है उसे तोंद कहते हैं। जब वह हंसता है तब उसकी तोंद भी हिलती है। एक तरफ वह ग्राहक के लिए पान बनाता रहता है, वहीं दूसरी ओर आसपास भी नज़र रखता है। उसके मुंह में हमेशा पान भरा रहता है। पान खाने के कारण उसके दांत लाल और कहीं कहीं काले पड़ गए हैं। स्वभाव से वह मजाकिया है। वह बातें बनाने में माहिर है। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न है आपके लिए, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए।
तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा और पागल कहा है, जो अति गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। कैप्टन में एक सच्चे देशभक्त के वे सभी गुण मौजूद हैं जो पान वाले या समाज के अन्य किसी वर्ग में नहीं हैं। वह शारीरिक रूप से भले ही लंगड़ा है, पर उसकी मानसिक शक्ति तीव्र है। वह कभी भी नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के नहीं रहने देता। अतः कैप्टन पान वाले से अधिक सक्रिय, विवेकशील और देशभक्त है। इसके बाद बात करते हैं रचना और अभिव्यक्ति की। तो ये छठा प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं? आप देखिए यहाँ पर पहला है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो आपका उत्तर होगा, यहाँ पर हमें हालदार साहब की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। नेताजी के रोज़ बदलते चश्मे को देखने के लिए वे उत्सुक रहते थे। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति देखकर खुश होते थे, क्योंकि वे स्वयं देशभक्त थे। कैप्टन के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। इसके बाद दूसरा, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुँह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। उत्तर क्या होगा आपका? यहाँ पर हमें पान वाले की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। पान वाला भावुक और संवेदनशील था। कैप्टन के मर जाने से वह दुखी था। कैप्टन के लिए उसके मन में स्नेह था। भले ही कैप्टन के जीते जी उसने उसका मजाक उड़ाया था, कहीं न कहीं वह भी कैप्टन की देशभक्ति पर मुग्ध था। कैप्टन की याद आने पर उसकी आंखें भर आई। इसके बाद तीसरा है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो उत्तर क्या होगा? यहाँ पर हमें कैप्टन की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। क्या चलता है? वह देशभक्त था। नेताजी के लिए उसके मन में सम्मान की भावना थी, इसलिए नेताजी को बगैर चश्मे के देखना उसे अच्छा नहीं लगता था। आर्थिक विपन्नता के कारण वह नेताजी को अस्थायी रूप से चश्मा नहीं पहना सकता था, इसलिए वह अपनी ओर से कोई न कोई चश्मा उनकी आंखों पर लगा ही देता था। इसके बाद सातवां प्रश्न है यहाँ पर, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। तो यहाँ पर चाहें तो आप अपने आप से लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इस उत्तर को देख के भी लिख सकते हैं। जब हालदार साहब ने कैप्टन को नहीं देखा था, तब तक वो उसे एक फौजी की तरह लंबा चौड़ा, घनी मूँछों वाला, मजबूत और बलशाली व्यक्ति समझते थे। उन्होंने सोचा होगा कि एक फौजी की तरह अपने जीवन को अनुशासित ढंग से जीता होगा। उन्हें लगता था कि फौज में होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते हैं। इसके बाद 8.1 क्वेश्चन देखते हैं। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? हम अपने आसपास के चौराहों पर महान व्यक्तियों की मूर्ति देखते हैं। इस प्रकार की मूर्ति लगाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लोगों को प्रेरणा देने के लिए, उन्हें तथा उनके कार्यों को याद करने के लिए, उन महान व्यक्तियों के त्याग और बलिदान को अमर रखने के उद्देश्य से, उनके गुणों को याद करके समाज के लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए उद्देश्य से, तथा ऐसे लोगों का सम्मान करने के उद्देश्य से मूर्तियाँ लगाई जाती हैं। इसके बाद 8.2 में कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे और क्यों? तो आप इसका उत्तर भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर से भी इसे देख सकते हैं। हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी तथा वैज्ञानिकों की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, क्योंकि एक और जहाँ महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद करवाने में भूमिका निभाई, उन्होंने हिंसा को त्याग कर अहिंसा के पथ को प्रधानता दी। दूसरी ओर देश के वैज्ञानिकों ने देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए नए नए आविष्कारों के द्वारा देश को नई दिशा प्रदान की है। इसके बाद बच्चों, अगला प्रश्न आपका, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। उस मूर्ति के प्रति आपके और दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? इन मूर्तियों के प्रति हमारे तथा समाज के कुछ उत्तरदायित्व हैं, जिन्हें हमें हर संभव प्रयास द्वारा पूरा करना चाहिए। हमें मूर्तियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये मूर्तियाँ
साधारण नहीं बल्कि किसी सम्मानित व्यक्ति का प्रतीक हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से मूर्ति का अपमान न हो। हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम मूर्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखें। इसके बाद 9वां प्रश्न यहाँ पर, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो आप उत्तर में क्या लिख सकते हैं? हम भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करके अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करना, समाज के कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, सरकार की जन कल्याण योजनाओं को सहयोग करना, समाज में हो रहे अन्याय का विरोध करना और देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए तन मन धन से सहयोग करना। इसके बाद बच्चों 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई ग्राहक आ गया समझो, देख रहे हैं ना आप, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो आप मानक हिंदी में कैसे लिखोगे? पहला देखें आप, कोई ग्राहक आ गया का मतलब क्या होगा यहाँ पर? अगर कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो उसे मूर्ति वाला चौखट दे दिया और उसकी जगह दूसरा लगा दिया। इस प्रकार से आप इसे मानक हिंदी में रूपांतरित कर सकते हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न आपके लिए, भाई खूब, क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। तो बच्चों आप क्या उत्तर लिखेंगे? आपका उत्तर होगा, साधारण बोलचाल की भाषा पर कई भाषाओं का प्रभाव रहता है। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण इसलिए किया जाता है कि बहुत प्रचलित शब्द अक्सर लोगों को जल्दी समझ में आ जाते हैं। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से उस भाषा की भाव अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से वाक्य अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। दूसरी भाषा के कुछ शब्दों की जानकारी भी मिलती है। भाषा का भंडार बढ़ता है, भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक हो जाता है, साथ ही भाषा में प्रभाव भी आ जाता है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आइए बात करते हैं भाषा अध्ययन के प्रश्नों की। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दें, निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। तो उत्तर क्या होगा? तो माँ ने तुम्हें जो काम करने को दिया था वह कर तो दिया भी, आपके साथ यह भी चलेगा। इसके बाद नंबर 2 पे, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। तो इसका उत्तर होगा ही। यहाँ पर आप ध्यान दें, उन्हें भी आज ही आना है। इसके बाद नंबर 3 पर, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो यहाँ पर क्या होगा उत्तर? तो मेरे पास गहने थे तो सही लेकिन मैंने पहने नहीं। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। उत्तर क्या होगा? भी। तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद 5वां, 2 साल तक हवलदार साहब अपने कामों के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। उत्तर क्या होगा? तक। उसने मेरे कमरे की ओर झांका तक नहीं। इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिखें। इसके बाद 13.1 में आइए देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में एक से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। तो उत्तर क्या होगा? उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरा है, पान वाला नया पान खा रहा था। तो उत्तर क्या होगा? पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। आप क्या लिख रहे हैं ये? आप ध्यान दें, प्रश्न क्या था? निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए, यानी कि ये वाक्य किस में है? कृतवाच्य में। इसके बाद आप ध्यान दें, पान वाले ने साफ
बता दिया था, पान वाले के द्वारा साफ बता दिया गया था। और इसके बाद ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे तो ड्राइवर द्वारा ज़ोर से ब्रेक मारे गए। इसके बाद पांचवा है नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तो आप इसे कर्मवाच्य में कैसे लिखेंगे? नेताजी द्वारा देश के लिए सब कुछ त्याग दिया गया। और हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। तो उत्तर क्या होगा? हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। इसके बाद आइए देखते हैं 14वां प्रश्न। यहाँ पर नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। जैसे अब चलते हैं, अब चला जाए। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, माँ बैठ नहीं सकती, तो यहाँ पर क्या होगा? माँ से बैठा नहीं जाता भाववाच्य में। और नंबर 2 है मैं देख नहीं सकती, तो भाववाच्य में क्या होगा? मुझसे देखा नहीं जाता। और नंबर 3 पे है अब सोते हैं, तो उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आप ध्यान दें, उत्तर क्या होगा? चलो अब सोया जाए। माँ रो भी नहीं सकती, तो उत्तर क्या होगा? माँ से रोया नहीं जाता। तो इस प्रकार से आप जो है देखें यहाँ पर कि किस प्रकार से भाववाच्य में इन्हें बदला गया। तो बच्चों, ये था हमारे पाठ नेताजी का चश्मा पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और पाठ का सारांश जो हमने आपको यहाँ पर सुनाया भी और बताया भी। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।